हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में और उसकी कुछ डेफिनेशंस और फीचर्स भी हमने जाने थे। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है, डेमोक्रेसी के बारे में ही है ये। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को हम किस बेस पे बांट सकते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी किस किस बेस पे बांटी जा सकती है और कौन कौन सी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करती हैं और कौन इसके बारे में क्या नज़रिया रखता है, वही इसके अंदर हम देखेंगे। There are two types of democracy. First is based on participation and second based on ideologies यानी कि approaches। यानी कि जो हम डेमोक्रेसी को बांटते हैं तो उसको हम दो बेस पे बांटते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेशन इसमें किस तरह से हो रहा है, मतलब जो लोग हैं, सिटीज़न हैं, वो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट जो उनकी बन रही है वो किस में पार्टिसिपेट किस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, प्लुरलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, मतलब अप्रोचेस जो होती हैं इनके बेस से बांटते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटते हैं तो हम डेमोक्रेसी को बांटते हैं दो तरह से। डेमोक्रेसी है, पहली तो है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट। तो पहले हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या सिस्टम है, मतलब कैसे वो काम करती है और उसमें कैसे पार्टिसिपेशन लोग करते हैं। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, अगर हम किसी कंट्री के स्टेट का एग्जांपल लेके बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर। मतलब जो गवर्नमेंट कारोबार काम कर रही है, जो उनका प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उसमें आम तौर पर लोग आराम से ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। All citizens used to go a particular place and decided matter relating to legislation, taxation and policy making। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट मतलब एरिया में जाते हैं और वहाँ पर वो खड़े होकर किसी एक मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। मतलब कोई जो लेजिस्लेटर होता है, मतलब जो वहाँ पे कार्यवाहक जो होता है, वो उस मुद्दे को उठाता है, बताता है कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और उसके अंदर लोग डायरेक्ट ही जवाब देते हैं। वोट इस तरह से वोट होता है कि लोग कहते हैं से येस और नो। लोगों ने कहा कि येस तो जो उन्होंने बिल बनाया है या कोई पॉलिसी लाए हैं उसको पास कर दिया जाता है, और अगर लोगों ने कहा नो तो नहीं नहीं होता। मतलब क्या है कि लोग डायरेक्ट जाकर ही, मतलब वोट नहीं दे के आते, लोग डायरेक्ट वोट बता देते हैं, अपनी राय डालते हैं, राय के हाँ ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मगर ये काम किस में करेगा? छोटे स्टेट के अंदर। क्योंकि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी स्टेट के अंदर, पॉपुलेटेड स्टेट होगा, तो वहाँ ये काम नहीं कर सकता। अब 5-6 करोड़ की आबादी का एक देश तो आज की मुश्किल में, बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनकी इतनी आबादी है। 50-60 करोड़ 20 करोड़ की तो आबादी देशों के अंदर आज के वक्त में स्टेट के अंदर होती है। तो वो लोग कैसे इकट्ठे होंगे? अब इतना छोटा सा जगह होगी तो उसमें 50-60 करोड़ लोग तो खड़े हो सकते हैं नहीं, 10 करोड़ 5 करोड़ लोग भी नहीं खड़े हो सकते। अगर हम एग्जाम्पल दिल्ली का ही ले लें तो दिल्ली के अंदर ही अकेले 3-2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे एक साथ इतने सारे? और अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें पूरा हम देखें तो करीबन करीबन 150 करोड़ की आबादी है। तो वो कौन से ऐसे एरिया में जाके खड़ी होगी कि वहाँ पे कोई लेजिस्लेटर आएगा जो उनको बताएगा कि हम ये वाली पॉलिसीज़ लाए हैं, इसको हमें लागू करना चाहिए? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये छोटे स्टेट के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम आबादी है। लोग एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, वहाँ पर जो लेजिस्लेटर होता है, मतलब जो बताता है कि ये पॉलिसी हम लागू करने वाले हैं, मतलब उसको भी लोगों ने चुना होता है और बताता है कि हम, उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश के अंदर हमें दूसरे देश से समझौता करना है तेल के बारे में, जो क्रूड ऑयल होता है उसके बारे में। तो हमें किस देश से करना चाहिए? उन्होंने 2-3 ऑप्शन डाले कि उन्होंने कहा कि हमें ईरान से करना चाहिए, हाँ या ना, सऊदी अरब से करना चाहिए, हाँ या ना। तो लोगों ने कहा हाँ, तो पास हो जाता है इस तरह से। मतलब छोटा सिस्टम है, कार्ड दिखाते हैं लोग और पास करवा लेते हैं उस चीज़ को। लोगों ने हाँ कर दी तो वो पास है सिस्टम। मतलब डायरेक्ट ही लोग जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब किसी को वो चुन नहीं रहा है कि जो वो फैसला ले उनका, वहाँ लोग खुद ही फैसला ले रहे हैं। बस जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटर जो है वहाँ का, सिर्फ बताता है कि ये फैसला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यही चीज़ है, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट लोगों का। मतलब आज के मॉडर्न स्टेट के अंदर लोग, स्टेट जो है उनमें पॉसिबल नहीं है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड है जो कि यूरोप के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पर ये है पॉसिबल, क्योंकि वहाँ तो हम देखते हैं वो छोटा सा तो स्टेट है, लोग घूमने के लिए अक्सर जाते हैं वहाँ पर। छोटा सा स्टेट है तो वहाँ पर ये चीज़ आराम से हो जाती है, छोटे स्टेट के अंदर होती है। इसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब हम इसको प्योर डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डेमोक्रेसी तो वही चीज़ है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करें, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके, इसके अंदर पार्टिसिपेट डायरेक्ट कर लेते हैं लोग। तो इसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी कह डालते हैं।
देयर डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑपरेशन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेफरेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल। मतलब जो ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो काम होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, इसमें 3 तरह के अलग अलग स्टेप होते हैं या 3 तरह से इसको काम में लिया जाता है इसके अंदर। पहला होता है रेफरेंडम, मतलब एक हम कहेंगे जनमत संग्रह, मतलब कि जब लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इसमें तो वही चीज़ें लोगों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर्टिकुलर स्टेट पे, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, फिर उनसे पूछते हैं उनकी राय नहीं पूछते, मतलब बता डालते हैं कि ये पॉइंट है कि हाँ या ना, बस इतना सवाल जवाब होता है कि हाँ पास करना चाहिए हमें ये लॉ या नहीं। तो इसको हम रेफरेंडम कह डालते हैं, मतलब लोगों ने जनमत संग्रह कर डाला रेफरेंडम, मतलब सब लोगों जितने सारे लोग इकट्ठे हैं उन्होंने क्या कहा, हाँ या ना, बस इतना होता है इसके अंदर। It means to refer to the people. No law passed by the legislature can be effective unless it is referred to the people in a referendum and receive their approval। मतलब कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता वहाँ पर जहाँ पर ये सिस्टम चलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में चलता है ये। तो वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ के जो लेजिस्लेचर है कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती जब तक लोग उसको अप्रूव ना करें। मतलब जितने भी देश के अंदर उनके लोग हैं, अगर उसमें से मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोगों ने उसको अप्रूव कर डाला तो वो पास हो गया, 20 नहीं करा तो अलग बात है, मगर मेजॉरिटी ने पास कर डाला ना उस चीज़ को तो वो पास हो गया। मतलब लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, वहाँ पर लोगों को बताएंगे करना है नहीं करना है। सीधा इसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में भी देखते हैं अमेंडमेंट के अंदर, मतलब वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें भी अगर अमेंडमेंट को चाहती है गवर्नमेंट करना, मतलब जो लेजिस्लेटर है चाहती है कुछ अमेंडमेंट करना, तो उसमें भी अप्रूव की ज़रूरत होती है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंटन्स इसे रेफरेंडम, मतलब उनके बिना किसी विरोध के उसको पास होना ज़रूरी होता है। अगर उन्होंने पास कर दिया लोगों ने तो पास है, मतलब बन सकता है फिर वो लॉ। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये इनिशिएटिव होता है ये क्या है। इनिशिएटिव का मतलब होता है जैसे पहल करना, किसी चीज़ की कोशिश करना। इट इज़ ए रेमेडी अगेंस्ट लेजिस्लेटिव ओमिशन, मतलब कोई जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड का इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई जैसे आज के वहाँ पे लोग घूमने के लिए बताते हैं और कोरोना चल रहा है, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, अब भी जो वहाँ का लेजिस्लेटर है परमिशन दे रहा है कि आते लोग घूमने के लिए, और वो कोई रोक टोक नहीं लगा रहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि आप बस आपको कोरोना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उस बेस के ऊपर वहाँ के लोग पहल कर सकते हैं कि आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि लोग अगर बाहर से आएँ तो कोई सिस्टम बना है, तो लोग खुद पहल करें वहाँ के, और लोग जाके वहाँ के जो लेजिस्लेटर है उससे बात करें कि आप इस चीज़ के ऊपर ये वाला लॉ बनाएं, क्योंकि उसने तो गलती कर दी पर वहाँ के लोग तो इतने अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो खुद पहल कर सकते हैं कि हमें ये वाला कानून चाहिए और आप ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाइए लोगों के ऊपर। इफ़ द लेजिस्लेचर डज नॉट पास एन एक्ट पीपल कैन प्रपोज लेजिस्लेशन थ्रू इनिशिएटिव, मतलब कि वो लॉ को पास करवा सकते हैं लोग, मतलब लोग खुद ही प्रपोज कर रहे हैं, मतलब लोग खुद पेश कर रहे हैं बिल के इसको पास करो। अब लोगों ने क्या कहा कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि हमें एक बिल चाहिए, फिर वहाँ को लोग मतलब जितने भी सारे लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, फिर रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा, बिल पास हो गया तो उसको लागू कर दिया जाएगा। दैट लॉ विल कम इनटू फोर्स व्हेन प्रपोजल अप्रूवल बाय द पीपल इन रेफरेंडम, मतलब वही कि रेफरेंडम मतलब जनमत हो गया, लोगों ने पास कर दिया तो हो गया पास। इट मे ब्रिंग द लेजिस्लेटर इन टच विद द पीपल बट इट गिव्स द पीपल अ पावर विच दे कैन नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। इससे क्या है कि लेजिस्लेटर तो पास कर डालता है और लेजिस्लेटर जो होता है लोग के टच में रहता है, ये लोग जाके बात कर सकते हैं ना, अपनी डायरेक्ट अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको ये वाला बिल पास करना चाहिए। अब वहाँ सारे लोग इसको हाँ ना में जवाब देंगे, पास हो जाए भी होगा वो तो खैर। इससे क्या है लोगों को पावर तो मिल जाती है पर यूटिलाइज सही से नहीं कर पाते, क्योंकि अब वहाँ पर लोग हैं, बहुत से लोग करते हैं नहीं करते, कुछ लोगों की अपनी अपनी नज़रिया है, कुछ लोग कहते हैं जैसा चल लिया चलने दो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादा ही आदत होती है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या है कुछ लोग तो पावर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं मगर कुछ लोग सही से पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते वहाँ पर। आगे हम देखते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब बुलाना वापस, या फिर हम इसको कहते हैं याद करना, पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें वापस बुलाने के सेंस में। इसमें क्या है, इट मीन्स विड्रॉविंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द असेंबली और लेजिस्लेटर इफ़ दे कैन नॉट डो नॉट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। मतलब इसमें क्या है, जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने, से हम इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो लेजिस्लेटर है उसको भी लोग चुनते हैं वहाँ के, उसको भेजते हैं आगे, और वो सही से काम नहीं करा, लोगों ने कहा कि आप एक्ट पास करिए रेफरेंडम कराइए, और वो रेफरेंडम भी नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं करवा रहा, तो लोग उसको वापस बुला सकते हैं, मतलब उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी अपनी।
मतलब उसका काम ख़त्म, हटा दिया उसको गद्दी पे से। रिकॉल इज एडवोकेटेड नो नाउ अ डे इज़ ए मॉडर्न डेमोक्रेसी टू विड्रॉविंग रिप्रेजेंटेटिव हु डो नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली। आज के वक्त में इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो जो डेमोक्रेसी के अंदर की जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा भेजा हुआ है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम वापस बुला लेते हैं। और आगे हम देखते हैं सम एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर यानी डेमोक्रेसी है डायरेक्ट, जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है। इट एनेबल द पीपल टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है ना ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, तो वो उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और जो वहाँ पर इसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको भी वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और समझ पाते हैं आराम से, तो उनको ये फ़ायदा है इसके अंदर। इट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने, क्योंकि अगर रेफरेंडम करवाना है गवर्नमेंट को हर बात के ऊपर कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, तो इससे क्या है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बन जाती है हर बात के लिए। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेट्रियोटिज्म अमॉन्ग द पीपल। अब इससे क्योंकि फ़ायदा क्या है, क्योंकि लोगों को भी अब रेफरेंडम के लिए लोगों को भी बार बार आना पड़ता है। मतलब जब भी टाइम होता है, जिस टाइम वो पीरियड मतलब गवर्नमेंट जो आके रखेगी, जो स्टेट है जो कंट्रोल कर रहा है, जब वो जो लेजिस्लेटर चाहेगा लोगों को बुलाएगा, तो उस टाइम लोगों को जाना पड़ेगा। तो इससे क्या है लोग रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि हाँ भाई हमें जाना पड़ेगा। और इसमें क्या फ़ायदा है कि हर इंसान अपने जो देश के बारे में, जो उनकी स्टेट है उसके बारे में सोचेगा कि मेरे स्टेट को ये फ़ायदा होना चाहिए, ये इस तरह से बननी चाहिए मेरे देश के अंदर नीति। तो इससे क्या होता है पेट्रियोटिज्म भी मतलब बढ़ जाता है, देशभक्ति जो होती है उनके अंदर। इट एनहेंस द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती है बढ़ती है। इससे मतलब जो भावना होती है, समझ होती है पॉलिटिकल, जो राजनीति की समझ होती है उनके अंदर, वो समझते हैं इस चीज़ को। इट कीप द वोटर्स इन टच विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की नहीं वोट देने के लिए जा रहे हैं, वो हर चीज़ पे रेफरेंडम कर रहे हैं, तो वो पहचानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये नेता ये काम कर रहा है, इसके पास ये वाला मंत्रालय है, डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो हम पहचानते हैं सही से और जानते हैं। और गवर्नमेंट टच में रहती है लोगों से, उनको मालूम होता है कि भाई लोग आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट पहचानती हो उनको हर तरह से। आगे हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस इसके, इनकी डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसके। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लार्जर स्टेट। जैसे मैंने बताया कि भाई आज के वक्त में तो ये मुश्किल है, मॉडर्न स्टेट तो ऐसे नहीं कि 50,000 के आदमी के मतलब लोगों की जनसंख्या हो इकट्ठे होकर कर सकें वोट इस चीज़ के ऊपर। करोड़ों की आबादी होती है स्टेट्स की आज के वक्त में, तो ये वहाँ मुमकिन नहीं है। इट मिसलीड्स द पीपल बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज़ टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब अपॉर्चुनिटीज़ कौन है जो प्रपोज़ल ला रहे हैं और बाद में लोग उसको रेफरेंडम करने के नहीं आ रहे हैं। तो वो अगर मान लीजिए कोई मुद्दा है देश के अंदर और स्टेट के अंदर उठा हुआ है, जैसे आज के वक्त में हम कहते हैं कि कोरोना का मुद्दा उठा हुआ है, और इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो बात कर रही है कि हमें कौन दूसरे मतलब कोई दूसरे मुद्दे पे बात कर रही है कि वो कह रही है हमें आर्मी बढ़ानी चाहिए। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब जो बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ से। और ये बता नहीं रहा है कि हाँ देश के अंदर कोरोना की कंडीशन नहीं बढ़ सकती है, अगर बाहर से लोगों को बुलाएंगे, वो इस बात पे नहीं, वो मिसलीड कर डालते हैं लोगों को कि भाई बाहर के जो देश हैं परेशान कर रहे हैं, दूसरे देश से हमारी लड़ाई चल रही है, इसलिए हमें आर्मी चाहिए, देश हमें घेर सकता है, हमें आर्मी चाहिए। तो मतलब मिसलीड करने की बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ऑल द पीपल आर नॉट सुटेबल टू गिव देयर ओपिनियन अंडर दिस सिस्टम, दे सिंपली से येस और नो। क्योंकि बताया मैंने, क्योंकि लोग सिर्फ से येस कहते हैं और नो कहते हैं। ओपिनियन तो उसका है जो वो कोई बिल लेकर आ रहा है, अब वो लेजिस्लेटर है, अब लेजिस्लेटर के अंदर कुछ लोग होंगे वो चुन के बता देंगे भाई इस मुद्दे के ऊपर बात करनी है हमें। अब कोई दूसरा मुद्दा उस बात वो करेंगे नहीं, जो उनको चाहिए मुद्दा उसकी बारे बात करते हैं। वो लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर आप बिल पास कर रहे हो इसमें यहाँ पे खराबी है, ये चेंजेस कर सकते हो, कुछ नहीं, हाँ या ना बस। इट कैनॉट टेक सीक्रेट डिसीजन ऑन वॉर एंड एमरजेंसीज। क्योंकि अगर रेफरेंडम होगा तो भाई लाखों की आवाज़ मतलब कई हज़ार लोग खड़े होकर रेफरेंडम करेंगे, तो कंडीशन पता चल नहीं पाएगी। इससे क्या है कि भाई कोई होता है देश के अंदर जो जनता रेफरेंडम करने के लिए आई हुई है, कोई इसमें धोखेबाज भी खड़ा हुआ हो, वो सुन के दूसरे देश को पहुँचा सकता है खबर, तो उस बारे में पता चल नहीं पाता हमें। तो मतलब ये काम इसमें सही से हम काम कर सकते नहीं, डिसीजन ले सकते नहीं है वॉर के बारे में, और कुछ खतरा है एमरजेंसी है उसके बारे में। इट रिक्वायर्स अ हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच द पीपल लेक। मतलब लोगों के अंदर ही कमी है आज के वक्त में कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है ज़्यादातर, यही प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। आगे है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब इसको हम कहते हैं
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वोट देते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, फिर वो उनकी जो दी हुई पावर है, जिन्होंने चुना है लोगों को, उनके बेस पर वो काम करता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज व्हेन सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉज फॉर देम। दिस इज़ व्हाट मोस्ट मॉडर्न स्टेट कंट्रीज हैव टुडे। यानी कि इसमें लोग चुनते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो सरकार बनाएंगे, जो काम करेंगे, लोग उनको चुनते हैं। और आज के वक्त में खैर ज़्यादा मॉडर्न स्टेट के अंदर ये सिस्टम है, स्विट्ज़रलैंड के अलावा जो भी डेमोक्रेसी स्टेट हैं। इन मैनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाइक USA, कैनेडा, इंडिया एटसेट्रा, रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन इन इलेक्शन। इलेक्शन में बी वॉन बाय प्लुरैलिटी और मेजॉरिटी और सम अदर वेज। यानी कि अगर हम देखते हैं जो आज के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर है आज के वक्त में, इंडिया में भी है, कनाडा में भी है और US के अंदर भी है। तो इसमें क्या हम लोगों को चुनते हैं, जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम इलेक्शन के अंदर चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर स्टेट के लेवल पे, स्टेट के अलग है, सेंटर के लेवल के अलग होते हैं। तो उसके अंदर हम उन लोगों को चुनते हैं इलेक्शन के टाइम में। तो उसके अंदर हमारे में क्या चलता है, मेजॉरिटी। मतलब हमारे यहाँ जैसे 100 वोट हैं तो वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, जिसको 60 मिल गए उस पर मेजॉरिटी है, जिसको 40 मिले उस पर मेजॉरिटी नहीं है। और जो प्लुरैलिटी मतलब वो वाला सिस्टम होता है इसके अंदर, और दूसरे वेज भी होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा वोट मिलना, जो भी सिस्टम अलग अलग वहाँ पे जब चलता होगा ये सिस्टम, वहाँ के हिसाब से ये अलग सिस्टम होता है। इन अदर मेथड सच एज अलॉटमेंट मतलब लॉटरी का सिस्टम जो है, कुड बी यूज इंस्टीड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स सम टाइम होल्ड द पावर टू सेलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव लाइक प्रेसिडेंट और अदर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट इन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इस सिस्टम में एक तरह से हम ही चुनते थे, मतलब जो लॉटरी होती है उससे भी चुनते हैं। लॉटरी में क्या है, नाम डाल दिए जाते हैं लोग के, उसमें जिसका नाम निकल के आ गया वो बन जाता है। और एक सिस्टम ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को चुनते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उसके अंदर नाम मतलब 5 लोग खड़े हो गए, पहले नंबर पे किसको रखोगे, दूसरे नंबर पे किसको रखोगे, जो ज़्यादा बार पहले नंबर पर आता है उसको चुन लेते हैं वो लोग। और इसमें क्या है कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, मतलब अगर हम सुनते हैं से लोकसभा के अंदर हमने लोगों को चुन लिया, जैसे जो राज्यसभा वगैरह सुन लिया हमने, तो वो लोग चुनते हैं कि भाई आगे जो प्रेसिडेंट है और जो राज्यसभा के लोग होते हैं वो मिलकर चुनते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्योंकि वो रेफरेंस देते हैं उसके अंदर। तो उसी के अंदर मतलब वो लोग और उसको चुनते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को बना डालते हैं, जैसे हमने चुना एक आदमी को, हम चुनते हैं किसी एक पार्टी को इलेक्शन के अंदर अपने यहाँ, तो वो पार्टी फिर उसके अंदर लोग मतलब हो सकता है उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा। हो सकता है कि जो बाद में MPs होते हैं वो अपने मतलब मर्जी से जिस तरह चाहें वो चुनाव करके मतलब उन्होंने कहा कि हाँ इसको बना लो प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी जैसे एक इलेक्शन होगी, हमने चूज़ कर लिया उस बंदे को कि हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जो बनेगा वो चूज़ करेगा मैं किसको बनाऊंगा मंत्रालय, किस किस को बांटूंगा मैं, वो भी एक टाइप का इलेक्शन है। और फिर प्रेसिडेंट को भी चूज़ करते हैं वो। और फिर जो हमारा क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको भी चूज़ करते हैं। इस तरह से वो उनके पास पावर है। तो मतलब ये इनडायरेक्ट तरह से हो रहा है। हमने चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा बिठाने के लिए, विधानसभा के अंदर वो चुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वो उसको प्रेसिडेंट वगैरह को। तो ये एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। मगर वो लोगों के पास पावर कहाँ से आ रही है, हमारी तरफ से, क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन फंक्शन एज एलिमेंट ऑफ बोथ the parliamentary and the presidential system of government. It is typical manifest in a lower chamber such as the Lok Sabha of India. जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव करते हैं। जब हम लोकसभा का चुनाव करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। मगर हम देखते हैं अगर अमेरिका के सिस्टम में वहाँ चुनाव किस नहीं होता है, प्रेसिडेंट के लिए। तो दोनों तरह से ये सिस्टम काम कर सकता है। जैसे हम लोअर चैम्बर के चुनाव करते हैं, इसमें हम करते हैं लोकसभा के लिए जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, बाद में जाके हम जो प्रेसिडेंट को चुनते नहीं हैं, फिर लोकसभा राज्यसभा के जो दूसरे और लोग मिलकर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो दोनों तरह से ये चीज़ काम कर सकती है। सम पॉलिटिकल थियोरिस्ट इंक्लूड रॉबर्ट ए डहल हैज़ डिस्क्राइब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज पॉलियार्ची। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी कि पॉलियार्ची क्या है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि पॉलियार्ची वो चीज़ है जिसमें कम से कम 3 लोग हों, जो चलाएं स्टेट को, 3 से ज़्यादा हों, कम से कम 3 तो होने ज़रूरी है। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं वाली। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
Political parties often become center to this form of democracy if electoral system require or encourage voters to vote for political parties or for candidate association with political parties is opposed to voting for individual representative। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनते हैं या हम पार्टी को देते हैं वोट। तो अगर हम जैसे किसी को चुन रहे हैं, हमने चुना कि भाई हम किसी एक इंसान को देख के वोट दे रहे हैं, कोई इंडिविजुअल खड़ा हुआ है तो हम उसको वोट देंगे। इसमें क्या है, इसमें दोनों से काम कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअली से हम कहते हैं कि निष्पक्ष मतलब निर्दलीय लड़ता है चुनाव, तो वो निर्दलीय भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि पार्टी से लड़ रहा है किसी पार्टी, तो हम क्या है कि हम पार्टी को देख के चुनाव वोट दें। जैसे हम देखते हैं कि हाँ भाई बीजेपी की पार्टी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी है, और अगर मान लो कोई इंसान हमारे इलाके से खड़ा हो जाए, निर्दल खड़ा हो जाए, बिना कांग्रेस बिना किसी आम आदमी पार्टी या फिर किसी कांग्रेस के, तो हम वो देखते हैं कि भाई ये आदमी खड़ा है, तो हम इंडिविजुअल चुनाव कर रहे हैं। तो कई बार इसमें ऐसा हो सकता है कि पार्टी के बेस पे चलता है सिस्टम, वो अलग अलग स्टेट हैं, दूसरे देशों, उनके हिसाब से सिस्टम होता है। तो कई तरह से ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम चाइना के यहाँ देखते हैं तो पार्टी ही है कि तो वहाँ चुनाव पार्टी के अंदर करते हैं वो लोग। अब दूसरे हम देखते हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ क्या है, दो अलग पार्टीज हैं, पार्टी के बेस पे चुनाव होता है। वहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं चुनते हम, वहाँ पार्टी को चुनते हैं, पार्टी चुन लेती है प्रेसिडेंट को अपने। द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूजुअली curtailed by a constitution as in a constitutional democracy or in constitutional monarchy or other measures of to balance representative powers। अब हमने जो ये रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए हैं, हो सकता है ये पावरलेस हो जाए, मतलब अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करने लग जाए, कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो इनकी पावर को कंट्रोल करने के भी लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं जो उनकी पावर्स को कंट्रोल करते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है। डायरेक्ट मतलब जहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो रहा है, इनडायरेक्ट वहाँ जो हम चुन रहे हैं अपने नुमाइंदों को, फिर वो काम कर रहे हैं हमारे बेस पर। हम देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स प्रेजेंटेशन टेक डिसीजन, मतलब प्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस। वो गवर्नमेंट के सेंस ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने मतलब जो लोग होते हैं, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि इनको कहेंगे, उनको हम चुनते हैं, फिर हमारे बेस से वो डिसीजन लेते हैं। सोवरेंटी इज़ वेस्टेड इन द पीपल, मतलब पावर तो लोगों के पास है, जो संप्रभुता होती है वो लोगों के पास है, क्योंकि लोग फैसला ले रहे हैं। फैसला कौन ले रहा है यहाँ पर? लोग ले रहे हैं। गवर्नमेंट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों ने वोट दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उनके बेस पर काम करेगी। तो गवर्नमेंट लोगों के बेस पर काम करती है यहाँ पर। People do not get a chance in participate in the affair of the government state, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको चांस मिलेगा ना पावर का इस्तेमाल करने का। गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाएंगे नहीं हम। तो इसमें क्या चीज़ है, हम जो लोगों को चुनते हैं उनको पावर को देते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आगे हम देखते हैं सम एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। तो पहला ये है कि इट इज़ सूटेबल फॉर अ बिग कंट्री ओनली, है कि छोटी कंट्री में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर छोटी कंट्री में तो जनसंख्या ही कम होगी तो लोग चुनेंगे किसको, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये बड़ी कंट्रीज़ में ये काम कर सकती है, पर छोटी कंट्रीज़ में ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उनमें लोग कम हैं। बड़ी कंट्री में ज़्यादा लोग होते हैं और वहाँ हम चुन सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो लोग काम करेंगे। हेयर पॉलिटिकल डेमागोग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। डेमागोग्स मतलब जो राजनेता होते हैं, हमारे जो नेता लोग होते हैं, वो काम इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे कैन मोबिलाइज द वोटर इन देयर फेवर। अब वो किसी तरह से मतलब जो वहाँ के वोटर्स हैं उनको किसी तरह से फेवर पे ले सकते हैं, चाहे तो पैसा खिला दें, चाहे वो जाति धर्म के हिसाब से उनको अपने फेवर में ले सकते हैं। क्योंकि जो नेता है वही यहाँ पर, क्योंकि नेता ही चुन के आगे बन सकता है, वहाँ का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो नेता ही बनेगा और नेता ही सरकार को चलाएगा आगे चल के। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। द गवर्नमेंट रन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट चलेगी बिहाफ पे चलेगी लोगों की, वही है जैसे इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में होता है। मगर थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसके अंदर। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जो गुप्त, मतलब हम जो बात छुपा कर रखना चाहते हैं। हमने कहा कि वॉर के बारे में बात हम खुले तौर पे नहीं कर सकते और इमरजेंसी के बारे में हम बात कर सकते हैं खुले तौर पे। तो इसके अंदर वही फ़ायदा है कि हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुपके से भी इस काम को कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कर डालती है, गवर्नमेंट करती है फैसले, रात को चुपके से ले डालती है, दिन में कर डालती है, पता भी चलता नहीं है इस बारे में। तो वो चीज़ है जो गवर्नमेंट अंदरूनी तौर पर ये काम कर सकती है, लोगों को पता चलता नहीं इस बारे में।
आगे इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो देखते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके बारे में। द वोटर आर इग्नोर्ड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेस्ट पावर इन देयर हैंड। अब वोटर्स को इग्नोर भी कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हमने जब वोट दे डाला तो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता है हमारा, वो हमें क्यों देखेगा बाद में आके, वो हमको क्या करता है, इग्नोर कर डालता है साइड में। और दूसरी तरीके से इग्नोर कर सकता है कि अगर स्टेट के अंदर जो मेजोरिटी है नेता उसकी बात को सुनेगा, और जो दो माइनॉरिटीज़ के अंदर लोग हैं उनकी बात को सुना नहीं जाता अक्सर, तो वो जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको भी इग्नोर कर सकता है, और वोट लेने के बाद भी उनको इग्नोर कर डालते हैं नेता जो होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव कांट बी इस्टेब्लिश अंडर दिस सिस्टम। क्योंकि हम आबादी बहुत बड़ी है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जानते तो नहीं होंगे हर किसी को, और बाद में अगर वोट दिया जब भूल जाते हैं वो लोग अक्सर कि कौन है, वो तो हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कौन हो तुम, वोट लिया भूल गए हमें। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट एक ऐसे जो हमारा जो कांटेक्ट होता है वो उनके बीच नहीं हो पाता। आफ्टर देयर इलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव सेल्डम नर्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब चुनाव जीतने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने जो उनका एरिया होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें आके झांकते भी नहीं हैं, क्योंकि वोट ले लिया, गद्दी में बैठ गए, अब तो ऑफिस में बैठना है, काम करने क्यों आएंगे वो। और जो फिर जिन्होंने वोट दी है उनको भी याद नहीं करते वो लोग। तो मुश्किल से मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है इसके अंदर। इट गिव्स राइज ऑफ करप्शन। पॉलिटिकल पार्टीज विजुएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री। करप्शन बढ़ जाता है, और जो इस मतलब कंट्री का जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है एक तरह से एटमॉस्फेयर होता है वो गंदा कर डालते हैं, क्योंकि करप्शन होता है हर जगह इससे। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल द होल्डिंग एन इलेक्शन इन कंट्री ऑफ इंडिया साइज इनिशियल्स हैवी एक्सपेंडिचर। मतलब हमारे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि करोड़ रुपये खर्चा होता है इसके चुनाव करने में, और इनडायरेक्ट में क्या है, लोग डायरेक्ट जाएंगे वोट देंगे, कोई खर्चा तो उसमें है नहीं, अगर होगा भी तो कम होगा। तो यही चीज़ के इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के अंदर के जो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें 2 टाइप्स पढ़े हैं हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, और उनके एडवांटेजेस और जो उनके डिसएडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, उसके बारे में। अगली वीडियो में अभी हम कंटिन्यू करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जो दूसरे हम अगर दिखते हैं अप्रोच से या फिर इनके जो पार्ट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।